चौधरी देवीलाल जीडी तपासे राज्यपाल थे जी। और चौधरी देवीलाल लिस्ट दे आए, सूची दे आए हाँ। और उन्होंने जीडी तपासे ने कांग्रेस को बुला लिया। जी। चौधरी देवीलाल राजभवन गए जी। और राज्यपाल के थप्पड़ मारा। जी। ये भारत की मैं थप्पड़ मारने को अच्छा नहीं मान रहा, जी। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत अच्छी बात थी, हाँ। लेकिन ये एक प्रतिपक्ष के नेता का नैतिक साहस था जी। कि जनता वो अगर ऐसा करेगा तो वो जनता उसके साथ खड़ी होगी। वो थप्पड़ चौधरी देवीलाल ने नहीं मारा था, जी। वो उस जनता का जो एक नैतिक साहस उनके साथ जुटा था ये उसने मारा था। और जीडी तपासे ने उस पर कोई बहुत, या कांग्रेस ने उस समय सत्ता में रहते हुए कोई प्रतिक्रिया जाहिर की हो ऐसी बहुत ज्यादा कि देवीलाल ने बहुत गुंडागर्दी कर दी या ऐसा कर दिया, वैसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली चौधरी देवीलाल को शपथ दिलवानी पड़ी और वो हालात बदले। क्या आज संभव है? भीमराव अंबेडकर ने एक बात 1943 में एक स्पीच है उनका, रानाडे, गांधी और जिन्ना, बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। वो भारत की राजनीति के बारे में, पत्रकारिता के बारे में बहुत सारी बातें खोलता है, ऐसी ग्रंथियां खोलता है जो अविश्वसनीय स्तर पर। तो वो ये कहते हैं कि कई बार जाली मुद्रा असली मुद्रा को अर्थव्यवस्था में ही बाहर नहीं करती, वो राजनीति में भी बाहर करती। तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें ज्यादातर जाली मुद्रा जो है उसने जो खरी मुद्रा है, जो असली मुद्रा है, उसको बाहर कर दिया है। आप सुख से रह रहे हैं, आपको किसी रोजगार की ज़रूरत नहीं है। आप बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान के किसी भी दूर गांव में 10 गायें, 50, 100, 1000 बकरियां लेकर के बैठे हैं और आप अपने तरीके से जी रहे हैं। ये विकास है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से रह रहे हैं, आप वहाँ गीत सुन रहे हैं, आपका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन अब आप उनकी गायों की चरने की जगह छीन लेंगे, बकरियों की चरने की जगह छीन लेंगे, आप उनके गोचर नष्ट कर देंगे, आप उनके ओरण नष्ट कर देंगे और वो कल मारे मारे किसी शहर में जूतियाँ चटकाते घूमेंगे लोग, आप उसको विकास कहेंगे। तो भारत में जो लोग पहले अपने घर में, वो चाहे कम्युनिस्ट भी हो गए, अपने घर में जो लोग राम और कृष्ण की मूर्ति लगा के रखते थे, वो अगर कम्युनिस्ट हो गए तो उन्होंने मार्क्स और लेनिन का मूर्ति या एंगल्स की मूर्ति लगा ली। तो वो जो पुरानी एक कहावत है कि जैमिनी का एक न्याय सिद्धांत है, उसमें वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण श्रमण न्याय, कि ब्राह्मण जो होता है वो अगर श्रमण भी हो जाए, बौद्ध भिक्षु भी हो जाए, तो वो अपना तौर तरीका किए बिना नहीं मानता, ठीक है, वो अपनी संस्कृति लागू करता है। तो अगर एक कट्टर आदमी है, वो अगर जो इस्लामिक रूप से कट्टर है, जो बुर्का पहनाता है अपने घर में बच्चियों को, वो अगर हिंदू होगा तो वो घूंघट को बढ़िया बताएगा, ठीक है, लेकिन खुद वो उस तरह से रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये फिनोमेना, जो प्रवृत्तियां हैं, जब एक अल्टीमेट, एक एक्सट्रीम है, वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। जो हमारी पार्टियां हैं वो एक अपराध बोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। हमारा जो विपक्ष है वो अपराध बोध से ग्रस्त है। कौन विपक्ष है आज हमारा? वो विपक्ष है जो हमेशा सत्ता में रहा, उस पे बहुत सारे सवाल हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, जो जनसंघ के संस्थापक लोगों में थे, उनकी एक पॉलिटिकल डायरी है। अब वो पढ़िए पॉलिटिकल डायरी, वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी, अगर वो कह रहे हैं वो राजनीति सत्यानाश है, वो राजनीति की सबसे बड़ी गिरावट है जब किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में जीतने के लिए टिकट देते हैं। यहाँ तो दीनदयाल जी तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं और वो भी वो लोग बनाए जा रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिन पे खुद लगाए इन्होंने। शिक्षण संस्थाओं को आज आप एक बात देखिए, आपके जो कोर्ट में जो व्यक्ति, कोर्ट से आपको शिकायत है, मीडिया से आपको शिकायत है, भाई बहुत सारे लोग सिर्फ मीडिया को शिकायत करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कोर्ट में जो वकील है उसके स्तर को लेकर शिकायत है, जो जज है उसके स्तर को लेकर के लोग हंसते हैं, शिकायत है। हमारी मीडिया को लेकर के बहुत सारी शिकायतें कि क्या स्तर है मीडिया का, सरकार के साथ मतलब बिल्कुल गलबैयाँ डाल करके चल रहा है, सरकार की भाषा बोल रहा है, पीआर हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत सारे जो दूसरे, नौकरशाही तो चलो शुरू से रही है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें रही थी कि ऐसी नौकरशाही नहीं थी कि वो जो सरकार का एजेंडा है उसी को चलाए, क्योंकि उसी की भाषा बोले, ऐसा कभी नहीं था। उसके कार्यकर्ता की तरह काम करे कोई आईपीएस अधिकारी, कहीं कभी सोच नहीं सकता था कोई व्यक्ति, कोई आईएएस वैसे काम करेगा ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, एजेंसियां वैसे काम करेंगी, ये अकल्पनीय था। लेकिन वो अकल्पनीय अब मतलब यथार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये जो सिक्के सब जगह खराब नकली सिक्के चले गए, कहाँ से चले हैं?
ये आखिर ढले तो हमारी शिक्षण संस्थाओं में है भाई। एक टकसाल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी होती थी, हमारा कॉलेज था, हमारा स्कूल था। मुझे अगर किसी ने ईमानदारी सिखाई तो मेरे माता पिता ने जरूर सिखाई, लेकिन माता पिता के बाद में स्कूल हमें प्रशिक्षित करता था कि आपको कैसे नैतिक रहना है, कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे वेशभूषा होगी आपकी। कोई लड़का अगर गलत ड्रेस पहन के आ गया, मतलब कोई लग्जरी ड्रेस पहन के आ गया और स्कूल की जो ड्रेस है उसमें नहीं आया, तो उसको समझाया जाता था कि देखो ड्रेस क्यों होती है। ड्रेस कोड का मतलब ये होता है कि देखो सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग समान हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस था उसको आपने कोचिंग में ढाल दिया। हमें जो सोशल इश्यूज थे, हमारे जो सामाजिक विज्ञान थी, हमारे जो मनुष्यता के जो जहाँ से पढ़ाई जाती थी उनको आपने बाहर कर दिया, आपने सबको कोचिंग में डाल दिया। आज आप जिस तरीके से नागरिक तैयार कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से, वो किसी सरकार ने उसकी छूट दी होगी, हमारे राजनेताओं ने छूट दी होगी, हमारे जजेस के बच्चे, हमारे पत्रकारों के बच्चे, हमारे अफसरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, हम सब के बच्चे आज कोचिंग में पढ़ते हैं। तो वहाँ जो फर्जी स्कूल चलते हैं, मतलब जो डमी स्कूल चलते हैं, तो आप देखिए कि बुनियाद हमारी कितनी खराब हो गई है कि मैं झूठी हाजिरियों का सर्टिफिकेट दूंगा, झूठी हाजिरियों के सर्टिफिकेट के जरिए मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IITN बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं पत्रकार बनूंगा, और उसके बाद में मैं देश का एक सच्चा सेवक बनूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? आप ये देखिए कि जो लोग सड़कों पर सोते हैं वो लोग सड़कों पे ही सोते हैं, चाहे कितनी ही सरकारें आएं और चली जाएं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक किसी की परवाह की है। आपके यहाँ जो सड़कों पे लोग कुचले मारे जाते हैं वो वैसे ही मारे कुचले जा रहे हैं, सरकार किसी की आए जाए। जो लोग प्यासे मरते हैं वो वैसे ही मरते हैं। जो आपके आम नागरिक है वो चाहे रेगिस्तान, अभी जैसे सौर ऊर्जा वाला मामला है, सोलर जो एनर्जी के लिए जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को जैसे तबाह किया जा रहा है, तो वो किस पार्टी ने शुरू की थी और किस पार्टी उसको पूरा कर रही है। जब एक विपक्ष में होता है तो वो उसको विरोध करता है, सत्ता में होता है उसको लागू करता है, और जो दूसरी पार्टी, तो उनके डायलॉग बदल जाते हैं, भूमिका नहीं बदलती। थोड़ी सी भूमिका मतलब बदलती, संवाद बदल जाते हैं, बाकी हकीकत वही है, सब जानते हैं। जैसे रात होती है, बहुत घनी काली रात होती है, और रात के 2 या 3 बजते हैं और आप गली में निकलते हैं किसी में, या गांव से, मतलब शहर में तो चलो हर जगह रोशनी होती है, लेकिन जब हम गांव में होते हैं और गांव में किसी खेत में से और से गुजरते हैं, तो रात को 2 बजे से लेकर के और सुबह 3:30 बजे तक, या 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, 1 से, वो जो सघन रात है, निबिड़ अंधकार है, उसमें झिंगुर बोलता है, उसमें तरह तरह के जानवर बोलते हैं, उसमें चमगादड़ उड़ते हैं, उसके अंदर एक बड़ा डरावना सा वातावरण होता है। तो वो जो डरावना वातावरण है वो मतलब एक अच्छे भले निर्भीक आदमी के शरीर में भी एक झुरझुरी छुड़ाता है। तो आज हमारी जो लोकतंत्र का या जो जमहूरियत का समय है उसमें बड़ी झुरझुरी छूटती है, बड़ा डर लगता है कि हम बहुत घनी काली रात जैसे हालात में हैं। लेकिन वो काली घनी रात इस बात का भी संकेत है कि थोड़ी देर बाद में सवेरा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों में चेतना आ रही है, वो अभी लग रहा है कि लोग कुंठित होकर के कुछ भी नहीं देखते सुनते, लेकिन जैसे आज से जो 10 साल या 15 साल पहले स्थिति थी वैसी स्थिति आज नहीं है। लोगों में जागरूकता आई है। आज अनपढ़ आदमी भी अनपढ़ नहीं है, वो YouTube देख रहा है, वो दूसरी चीज़ें देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या उसके साथ ऐसा किया जा सकता है। नमस्कार, अभी विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के नतीजे हैं, तो मेरे साथ हैं त्रिभुवन सर, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका स्वागत है जी। सर, पहली आपकी इस पे क्या टिप्पणी होगी कि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव के नतीजा है? देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उनके परिणाम आए, उनसे पहले की राजनीति हुई, फिर परिणामों का विश्लेषण हुआ, फिर उसके बाद सरकारें बनने का दौर चल रहा है। जैसे बंगाल में मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो उसमें ये पहली बार एक ऐसा 5 राज्यों का चुनाव है जिसने बहुत सवाल खड़े किए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और उन्होंने न केवल विपक्षी दलों या जो पराजित पार्टियां हैं उनको, देश के आम नागरिक को भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए जिन पे विचार करने की बात है। इस बार के चुनाव बहुत सामान्य चुनाव नहीं रहे हैं, उनमें बहुत विवाद उठे हैं, बहुत गर्दो गुबार उठा है, और जो हमारी
जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसके बहुत सारे प्रश्न उसमें खड़े हुए हैं और थोड़ा लोगों को उसने विचलित किया है। तो ये बात ये नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी कितने वोटों से हारी, कितनी सीटें हारी, बीजेपी वहां सत्तासीन हुई, तमिलनाडु में क्या हो रहा है या केरल में क्या हुआ, मतलब जो लेफ्ट गठबंधन है वो हार गया और कांग्रेस जीत गई है, और पांडिचेरी में क्या हुआ है। तो ये सारा जो तमिलनाडु का मिला करके जो है, ये चुनाव होने के बावजूद, पूरा हो जाने के बाद आमतौर पे ये संतुष्टि रहती है कि चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन इस बार के चुनाव में जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ कोई प्रतिपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ताधारी दल की बात भी नहीं कर रहा, मैं दोनों दलों से या जितने भी हमारे प्रमुख दल हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी गाहे बगाहे प्रतिक्रियाएं जो आती हैं उससे पता लगता है कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस में भी कौन मतलब राहुल गांधी के साथ है, बीजेपी में भी कौन मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह इनके साथ है। तो जो टीवी चैनल्स हैं और हैं वो सबको सब पता है, उसमें कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ऐसा दौर हर बार रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं रहता था, लेकिन नतीजे आने के बाद में एक तसल्ली थी कि भाई यहाँ राजस्थान में कांग्रेस चली गई, बीजेपी सत्तासीन हो गई है, हरियाणा में थोड़ी हैरानी हुई कि वहाँ कांग्रेस आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई, या मध्य प्रदेश में आमतौर पे बीजेपी जीतती है तो बीजेपी जीत गई, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ वो। लेकिन ये चुनाव उस तरह का चुनाव नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं तो जो पूरे देश में जो आम जनमान, उसमें साहित्यकार हैं, उसमें कलाकार हैं, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स में भी देखिए, एक तो जो ट्रोल आर्मी होती है या जो मतलब अनुयायी भक्त लोग होते हैं, लेकिन इनके अलावा पॉलिटिकल वर्कर्स में एक बड़ी चेतना होती है और वो लोग जरूरी नहीं कि जिस पार्टी से जुड़े हों वो उसी की बात करें, उसमें लोग अपनी अपनी तरह की चिंताएं करते हैं। तो ये चुनाव इन चिंताओं का चुनाव है और ये भारत का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है जहां से भारत की राजनीति करवट लेगी कि क्या विपक्षी दल पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, वो समाप्त कर दिए जाएंगे, या वो खुद एक आत्मघाती रास्ता चुन करके सदा के लिए या बहुत समाप्त हो जाएंगे और उनकी उपस्थिति नगण्य तरह से रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने राज्यों में अपनी सरकारें बनाई हैं, केंद्र में उसने अपनी सरकार बनाई है, तो वो अभी कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं रह गया कि वो और थोड़ा ऊपर बढ़ेगी। तो सारी राजनीति इसके बीच में आ गई है। और मैं जब भारत की राजनीति का इतिहास पढ़ता हूँ तो उस इतिहास में एक चीज़ बड़ी साफ दृष्टिगोचर होती है और वो ये होता है कि भारत में जो सत्ताधारी दल हैं, जो राजनीति, भारत में शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जिसने राज नहीं किया हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, तो दो तो सामने है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज किया है। अब की बार कहा जा रहा है कि केरल की समाप्ति के बाद में कम्युनिस्ट यहाँ समाप्त हो गए हैं, पहले वो बंगाल में ख़त्म हुए थे। लेकिन आप देखिए कि बीएसपी ने यहाँ राज किया है, शिरोमणि अकाली दल ने यहाँ राज किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ राज किया है, जनता दल के या जनता पार्टी के या समाजवादियों के समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तो मतलब डीएमके है, एआईडीएमके है, आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी थी, उसने राज किया है। तो मुझे लगता है कि भारत में ऐसी कोई पार्टी जिनको मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी कहा जाता था, वो भी जो सीपीआई-एमएल कहा जाता है, वो भी किसी तरह से पिछली बार आरजेडी जब सत्ता में थोड़ी से समय के लिए आया था तो उस दौरान वो भी उनके साथ थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कोई पार्टी सत्ता में नहीं रही, लेकिन जब हम उनकी शासन प्रणाली का तरीका देखते हैं, उसमें 19-20 नहीं कह रहा, उसमें 19-50 का अंतर भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां बहुत ज़्यादा खराब रही हों और कुछ पार्टियां कम खराब रही हों, लेकिन जितनी पार्टियां हारी हैं, तो एक जो बहुत बड़ा सवाल है जो बंगाल से अभी उठा कि बंगाल में हमने बड़ा हैरानीजनक तरीके से देखा कि जो ममता बनर्जी जीतती हुई दिख रही थी
या बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं वो हार जाएंगी, लेकिन वो नतीजा आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मतलब भयंकर मार्जिन से जीती है, वो जो 207 सीटें साथ ही आई हैं, जी तो जो 207 सीटें उनको मिली हैं और वो 80 सीटों पे आ गए और उनके करीब 32 लाख वोटों से वो हारे हैं। पिछली बार 60 लाख वोट से बीजेपी हारी थी। तो अगर आप ये गैप देखें तो 90 लाख 92 लाख वोटों का गैप है जो पूरा हुआ है। मतलब पिछली बार वो जितना नीचे थे उतना वो ऊपर उठे हैं, तो ये 90 लाख तक 92 लाख की बात है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 90 लाख वोट कटा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 27 लाख वोट पूरी तरह से काट दिए गए और उनमें से कुछ 1600 और कुछ के आसपास वोट हैं जो 27 लाख में से बहाल हो सके या बन सके, और ये वो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो आप देखिए कि जिस देश में एक वोट से भी विधायक हार जाता है, वहां अगर 27 लाख का मतलब ये है कि कम से कम 27 लाख वोटों की तो आबादी वाले 5-7 देश हैं दुनिया में, और राज्य हैं बहुत सारे भारत में कि कितने राज्य 27 लाख। और अगर बंगाल की आप पूरी आबादी को या उसके क्षेत्रफल को देखें तो बंगाल से मुश्किल से 15 देश ही बड़े हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी आबादी के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट जाकर के भी और चुनाव आयोग में जाकर के भी 27 लाख वोट अपना वोट न जुड़वा पाएं, उस सूची में न आ पाएं, उस किताब में नहीं आ पाएं, तो उसका मतलब नाम आना नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को आपने नागरिक ही नहीं माना। और कौन सा नागरिक? वो नागरिक जो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सवाल भले अभी दब गया है, लेकिन ये देर सवेर सवाल उठेगा और ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस दृष्टि से जब हम पूरी इस प्रक्रिया को देखते हैं तो मुझे चिंता ये होती है कि चुनाव आयोग है हमारी चुनाव आयोग कोई सामान्य आयोग नहीं है, वो हमारी जमहूरियत का रक्षक है। वो उस प्रणाली को, उसके माध्यम से वो सब प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। तो जब उस चीज को संपादित करने वाला जो संस्थान है वो अगर सवाल के घेरे में है, प्रश्न के घेरे में, वो कहे नहीं तुम इस बार आज आप खाना मत खाओ, क्या फर्क पड़ जाए, 27 लाख लोग भूखे हैं, उसमें से 27 लाख को आप कहेंगे एक रात खाना मत खाओ। लेकिन मुझे लगता है वो खाना खाने, पानी पीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमारे राष्ट्र राज्य की एक पूरी प्रक्रिया संपादित होती है, उससे डेमोक्रेसी संपादित होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसका जीतना गलत है या किसी का हारना गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये बात थी कि न्याय हो रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, उसमें होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो जो आपकी प्रक्रिया है वो पारदर्शिता से पूरी होनी चाहिए, और उसमें सरकार और चुनाव आयोग घी शक्कर होते नहीं दिखने चाहिए। ये आज की स्थिति लगती है, पर मैं आज की स्थिति की बात करते हुए भी मैं उसका इतिहास नहीं भूलना चाहता कि आखिर हमारे राजनेताओं ने, हमारे प्रतिपक्षी दल जो आज बहुत छाती कूटा कर रहे हैं, उन्होंने समय रहते ये चिंता क्यों नहीं की कि कल कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो इस रास्ते को, कोई आप अपने घर के मूल दरवाजे को तो बंद कर दिया, लेकिन कोई एक ऐसी खिड़की छोड़ दें आप जहां से कोई भी चोर उचक्का घुस सकता है, तो वो उस घर का मालिक उसके लिए कोसा जाता है। वो कहा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो आपने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा नहीं है। भारत की संसद में आप हमारे बहुत सारे राजनेताओं के भाषण सुनेंगे, भाषण पुराने पढ़ेंगे, तो आपको वो साफ चेतावनी देते थे लोग। जो लोग संसद नहीं पहुंच पाए थे, जो जन आंदोलन करते थे, जो जनता के बुद्धिजीवी थे, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे, जो गरीबी और मुफलिसी में रह करके या मतलब बिना किसी पैसे की, बिना किसी नौकरी की, बिना किसी अर्थ की चिंता किए हुए साधुओं की तरह से, बिना साधु का बाना पहने जिन लोगों ने इस देश की चिंता की थी, उन लोगों ने कब नहीं कहा। हजारों लोग थे जो कह रहे थे कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसी जवाबदेही होनी चाहिए। कितनी चीजें थी जो डिमांड की गई, लेकिन वो बहुत उन राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए पूरी नहीं की जो उस समय सत्ता में थे और आज विपक्ष में है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सत्ताधारी दल कोई आज से नहीं, वो बहुत आज से पहले से भी
अपने जुल्मों सितम करते रहे हैं, वे लोगों के साथ बेईमानियां करते रहे हैं, उन्होंने सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। वो कोई आज नया नहीं है, आज लग सकता है, लेकिन मैं उसमें आपको एक प्रक्रिया बताऊंगा कि आपने अगर गणित पढ़ा है तो गणित के अंदर एक क्या होता है कि जब हम कोण बनाते हैं तो कोण बनाते हैं तो जिस बिंदु जहाँ से कोण की दोनों रेखाएं स्टार्ट होती हैं उस बिंदु के जब हम पास होते हैं तो हमें दोनों रेखाओं की दूरी कुछ कम दिखाई देती है। जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वो दूरी बढ़ती चली जाती है और उसके बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए मुझे ये नज़र आता है कि हमने जो बोया था आज हम वो काट रहे हैं, हम उस दौर में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें खराब नहीं, ये बहुत खराब चीज़ें हैं, लेकिन इस खराबी का कोई शुरुआती बिंदु भी है। ऐसा नहीं है कि ये खराबी एकदम पैदा हो गई। आप जब क्रिमिनल्स को, अपराधियों को राजनीति में शामिल कर रहे थे, राजनीति का जब अपराधीकरण शुरू हुआ था तो राजनीति का अपराधीकरण उस दिन शुरू हुआ। तो जब राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ तो उससे पहले राजनीति का अपराधीकरण नहीं था, तब पहले कोई और बीमारी थी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा और बीमारी थी, उससे पहले कुछ और थी। तो आप ये देखेंगे कि जो दुनिया में समय के साथ एक रोग अगर है तो वो समय के साथ महारोग बनता है। और हमें एक चीज इस बात पे बहुत तसल्ली से देखनी चाहिए कि भारत में जो प्रतिपक्ष है, भारत में जो विरोधी दल थे, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां रही हों, वो चाहे समाजवादी पार्टियां रही हों, उन्होंने सत्ता के खिलाफ जब जब कोई मौका आया, जब जब सत्ता ने दुष्टताएं की हैं, जब जब सत्ता ने जुल्म किए हैं, तब वो लोग खड़े हुए। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण इमरजेंसी का है, आपातकाल का है। जब आपातकाल लगाया गया तो आपातकाल के दौरान लोग उससे लड़े। ठीक है, तो आपातकाल खत्म कब हुआ? जब लोगों ने जन विद्रोह किया, लोगों ने जब अपनी बात रखी, संविधान के दायरे में रखी और सरकारों ने उनको जेलों में डाल दिया, तो लोग तैयार थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष हमारे पास 1975 में, 1970 में, 71 में, 72 में या उससे पहले था, या हमारे पास 1990 तक भी जो विपक्ष था, वो जो आग एक विपक्ष में होनी चाहिए, जो जनहितों की रक्षा के लिए जो उसमें एक सुलगना चाहिए, वो बात आज नहीं है लगभग। इसलिए सरकारों को मौका मिलता है कि वो मतलब अपनी मनमानियां करें, तो सरकार तो कसूरवार होती है उसमें, लेकिन जो चुनावों की पूरी प्रक्रिया जो हमारी संपादित हुई है, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष उसमें थोड़ा तेज तर्रार होकर के मजबूती के साथ खड़ा होता तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार पे तो जिम्मेदारी है ही है, वो तो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में सरकारें कितनी जिम्मेदार रहती हैं। आप ये देखिए कि जो लोग सड़कों पर सोते हैं वो लोग सड़कों पे ही सोते हैं, चाहे कितनी ही सरकारें आएं और चली जाएं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक किसी की परवाह की है। आपके यहाँ जो सड़कों पे लोग कुचले मारे जाते हैं वो वैसे ही मारे कुचले जा रहे हैं, सरकार किसी की आए जाए। जो लोग प्यासे मरते हैं वो वैसे ही मरते हैं। जो आपके आम नागरिक है, वो चाहे रेगिस्तान, अभी जैसे सौर ऊर्जा वाला मामला है, सोलर जो एनर्जी के लिए जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को जैसे तबाह किया जा रहा है, तो वो किस पार्टी ने शुरू की थी और किस पार्टी उसको पूरा कर रही है? जब एक विपक्ष में होता है तो वो उसको विरोध करता है, सत्ता में होता है उसको लागू करता है, और जो दूसरी पार्टी, तो उनके डायलॉग बदल जाते हैं, भूमिका नहीं बदलती। थोड़ी सी भूमिका मतलब बदलती, संवाद बदल जाते हैं, बाकी हकीकत वही है, सब जानते हैं। हमारे कॉलेजेस की स्थिति देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स की स्थिति देख लीजिए, आप महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। तो जो समय के साथ एक संजीदा तरीके से, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी लोग मीडिया में बहुत एग्रेशन के साथ जो बातें कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि भाई वो बहुत सवाल, वाजिब सवाल है और ज़रूरी सवाल है। लेकिन मैं कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये दौर, जिस दौर के में हम आ गए हैं, उसमें हमें हमारे नेशन स्टेट को बचाने के लिए, हमारी जमहूरियत की जो प्रक्रिया है उसको बचाने के लिए, ऑनेस्टी से बचाने के लिए, जो भारत के संविधान में जो चीज़ें सुनिश्चित की गई हैं, उनको अच्छे से लागू होना चाहिए। और वो लागू करने की जिम्मेदारी जब सरकारें नहीं निभाती हैं तो उनको लागू करवाना
प्रेशर के जरिए, आंदोलन के जरिए, सड़कों पर उतर करके या अपनी किसी भी तरीके से, अपने प्रतिरोध से, वो विपक्षी दलों का काम होता है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि विपक्षी दल, तो जैसे लोहिया जेपी थे, तो उस दौरान आपने कहा कि काफ़ी उन्होंने सड़क पे और जनता के लिए काम किया, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि 90 के बाद ऐसा हुआ कि विपक्ष उस तरह से प्रतिरोध नहीं करता, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन या ये जो पूरा चेंज हुआ उदारीकरण का, उसका भी कोई रोल है कि चुनाव महंगे हो गए, कॉरपोरेट का दखल बढ़ गया और राजनीति उस तरह से जन आंदोलन आधारित ना होकर कहीं ना कहीं वो नैरेटिव आधारित हो गई? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसमें सिर्फ जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मामला नहीं है। वो समय के साथ बहुत सारी प्रवृत्तियां आई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो कोई इस हमारी दुनिया में इसी में आई हो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया उनका सामना कर रही है और वो जो खतरे हैं सबके सामने मंडराए हैं, लेकिन बहुत सारे देशों ने उनको काबू भी रखा है। अगर हमारी सरकारें समय पर शिक्षण संस्थाओं को, आज आप एक बात देखिए, आपके जो कोर्ट में जो व्यक्ति, कोर्ट से आपको शिकायत है, मीडिया से आपको शिकायत है, भाई बहुत सारे लोग सिर्फ मीडिया को शिकायत करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि कोर्ट में जो वकील है उसके स्तर को लेके शिकायत है, जो जज है उसके स्तर को लेकर के लोग हंसते हैं, शिकायत है। हमारे मीडिया को लेकर के बहुत सारी शिकायतें कि क्या स्तर है मीडिया का, सरकार के साथ मतलब बिल्कुल गलबैयां डाल करके चल रहा है, सरकार की भाषा बोल रहा है, पीआर हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारे जो दूसरे, नौकरशाही तो चलो शुरू से रही है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें रही थी कि ऐसी नौकरशाही नहीं थी कि वो जो सरकार का एजेंडा है उसी को चलाए, क्योंकि उसी की भाषा बोले, ऐसा कभी नहीं था। उसके कार्यकर्ता की तरह काम करे। कोई आईपीएस अधिकारी कहीं कभी सोच नहीं सकता था, कोई व्यक्ति, कोई आईएएस वैसे काम करेगा ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, एजेंसियां वैसे काम करेंगी, ये अकल्पनीय था। लेकिन वो अकल्पनीय अब मतलब यथार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये जो सिक्के सब जगह खराब नकली सिक्के चले गए, कहाँ से चले हैं? ये आखिर ढले तो हमारी शिक्षण संस्थाओं में हैं। भाई एक टकसाल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी होती थी, हमारा कॉलेज था, हमारा स्कूल था। मुझे अगर किसी ने ईमानदारी सिखाई तो मेरे माता पिता ने जरूर सिखाई, लेकिन माता पिता के बाद में स्कूल हमें प्रशिक्षित करता था कि आपको कैसे नैतिक रहना है, कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे वेशभूषा होगी आपकी। कोई लड़का अगर गलत ड्रेस पहन के आ गया, मतलब कोई लग्जरी ड्रेस पहन के आ गया और स्कूल की जो ड्रेस है उसमें नहीं आया, तो उसको समझाया जाता था कि देखो ड्रेस क्यों होती है। ड्रेस कोड का मतलब ये होता है कि देखो सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग समान हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस था उसको आपने कोचिंग में ढाल दिया। हमें जो सोशल इश्यूज थे, हमारे जो सामाजिक विज्ञान थी, हमारे जो मनुष्यता के जो जहाँ से पढ़ाई जाती थी, उनको आपने बाहर कर दिया, आपने सबको कोचिंग में डाल दिया। आज आप जिस तरीके से नागरिक तैयार कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से, वो किसी सरकार ने उसकी छूट दी होगी, हमारे राजनेताओं ने छूट दी होगी, हमारे जजेस के बच्चे, हमारे पत्रकारों के बच्चे, हमारे अफसरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, हम सब के बच्चे आज कोचिंग में पढ़ते हैं। तो वहाँ जो फर्जी स्कूल चलते हैं, मतलब जो डमी स्कूल चलते हैं, तो आप देखिए कि बुनियाद हमारी कितनी खराब हो गई है कि मैं झूठी हाजिरियों का सर्टिफिकेट दूंगा, झूठी हाजिरियों के सर्टिफिकेट के जरिए मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IITN बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं पत्रकार बनूंगा, और उसके बाद में मैं देश का एक सच्चा सेवक बनूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? पर सर, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं बनता कि इसमें जो हमारी पार्टियां हैं वो एक अपराध बोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। हमारा जो विपक्ष है वो अपराध बोध से ग्रस्त है। कौन विपक्ष है आज हमारा? वो विपक्ष है जो हमेशा सत्ता में रहा। उस पे बहुत सारे सवाल हैं। जब वो सत्ता में रहे, वो जब भी कोई बात उठाते हैं, वो एक बात उठाते हैं, 20 सवाल उनकी तरफ आते हैं कि भाई आपने तो ये नहीं किया था, आपने तो खुद ऐसा किया था, आपने तो खुद ये किया था, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं किया। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो विपक्ष का एक बड़ा पार्ट है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने जितने समय शासन किया उसके हिस्से में बहुत सारे अपराध हैं। अब बीजेपी रह गई, बड़ी पार्टी, आज वो सत्ता में आ गई, तो
तो वो कहाँ, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है वहाँ या तो बीजेपी सत्ता में है या कांग्रेस सत्ता में है या कोई दूसरी पार्टी है। तो अब समाजवादी पार्टी कहाँ सवाल करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने राज किया है। कम्युनिस्ट कहाँ सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई साहब आपने बंगाल नहीं बदला, आपने केरल नहीं बदला। आप कह रहे हैं सर कि जो इनका तो विपक्ष तो पार्टी जो हमारा भारतीय जो राजनीतिक पार्टियों का शासन शैली जो रही है जी और जिस तरह से उन्होंने डिलीवरी नहीं की और जो जनता के सवाल हैं, जी ठीक है, उसमें हो सकता है किसी ने 5% गड़बड़ी की और किसी ने 95 की हो। जी लेकिन क्या होता है कि जब आप एक जगह उतरते हैं मैदान में तो कई बार जिसकी चादर ज्यादा साफ है उसका दाग ज्यादा दिखता है जी और एक जिसकी काली कमली है दाग से उसको कोई नहीं पूछता। ये हम साधारण जीवन में भी देखते हैं। जी इसलिए सवाल जो नैतिकता के सवाल हैं वो उधर ज़्यादा उठते हैं, कम्युनिस्टों की तरफ भी उठते हैं, वो समाजवादी पार्टियों की तरफ भी उठते हैं, वो ऐसे पार्टियों की तरफ भी उठते हैं जो बेचारे कभी सत्ता में बहुत थोड़ी भागीदारी रही, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं तो लगाते हैं कि तुम वहाँ थे तब क्या किया था। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। जी मैं निराश नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय, जैसे रात होती है बहुत घनी काली रात होती है और रात के 2 या 3 बजते हैं और आप गली में निकलते हैं किसी में, या गांव से, मतलब शहर में तो चलो हर जगह रोशनी होती है, लेकिन जब हम गांव में होते हैं और गांव में किसी खेत में से और से गुजरते हैं तो रात को 2 बजे से लेकर के और सुबह 3:30 बजे तक या 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, 1 से, वो जो सघन रात है, निबिड़ अंधकार है, उसमें झिंगुर बोलता है, उसमें तरह तरह के जानवर बोलते हैं, उसमें चमगादड़ उड़ते हैं, उसके अंदर एक बड़ा डरावना सा वातावरण होता है। तो वो जो डरावना वातावरण है वो मतलब एक अच्छे भले निर्भीक आदमी के शरीर में भी एक झुरझुरी छुड़ाता है। तो आज हमारी जो लोकतंत्र का या जो जमहूरियत का समय है उसमें बड़ी झुरझुरी छूटती है, बड़ा डर लगता है कि हम बहुत घनी काली रात जैसे हालात में है। लेकिन वो काली घनी रात इस बात का भी संकेत है कि थोड़ी देर बाद में सवेरा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों में चेतना आ रही है, वो अभी लग रहा है कि लोग कुंठित होकर के कुछ भी नहीं देखते सुनते, लेकिन जैसे आज से जो 10 साल या 15 साल पहले स्थिति थी वैसी स्थिति आज नहीं है। लोगों में जागरूकता आई है। आज अनपढ़ आदमी भी अनपढ़ नहीं है, वो यूट्यूब देख रहा है, वो दूसरी चीज़ें देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या उसके साथ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे, जो कि नहीं ले रही हैं, जैसे उसके कुछ अच्छे संकेत नहीं आए हैं, जो घटनाओं से सबक लेना है। देखिए, सत्ताधारी दल क्यों लेगा? कांग्रेस इतने साल रही, वो क्यों सबक लेगी? उसने चीजों को बेहतर थोड़ी किया। आप बताइए कि लोग नेहरू को याद करते हैं, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, लोग मनमोहन सिंह साहब को उतना नहीं याद करते। तो इसका मतलब है कि गिरावट तो आई थी ना, है? हम लोहिया को याद करते हैं, हम पुराने कम्युनिस्टों को याद करते हैं, हम इवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, जो जनसंघ के संस्थापक लोगों में थे, उनकी एक पॉलिटिकल डायरी है। अब वो पढ़िए पॉलिटिकल डायरी, वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी, अगर वो कह रहे हैं वो राजनीति सत्यानाश है, वो राजनीति की सबसे बड़ी गिरावट है जब किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में जीतने के लिए टिकट देते हैं। यहाँ तो दीनदयाल जी तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं, और वो भी वो लोग बनाए जा रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिन पे खुद लगाए इन्होंने। मतलब आज ही वो सारे वीडियो चल रहे हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, कहीं दूसरे लोग, नहीं वो सारे। तो आप ये देखिए कि जो नैतिकता की चादर है वो तो सबकी छीजी हुई है। कोई उसमें सारे एक जगह इस पूरे, जैसे हमाम में सब नंगे होते हैं, वो हालात वो हैं हमारी राजनीतिक पार्टियों के। तो इस सूरत में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जो जवाबदेही है वो प्रतिपक्षी दल भी नहीं निभाएं, तो मुझे लगता है कि वो फिर आम नागरिकों पे भी सवाल आता है कि वो अपने देश के बारे में चिंतित हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ये बड़ा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चुनाव हैं। भले उसको नकारात्मक दृष्टि से या सवालों की पैनी निगाहों से देखें तो ये भारत का सामान्य चुनाव नहीं है। आप देखिए कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि भाई चौधरी देवीलाल जीडी तपासे राज्यपाल थे और चौधरी देवीलाल लिस्ट दे आए, सूची दे आए, और उन्होंने जीडी तपासे ने कांग्रेस को बुला लिया। चौधरी देवीलाल राजभवन गए और राज्यपाल के थप्पड़ मारा।
ये भारत की मैं थप्पड़ मारने को अच्छा नहीं मान रहा, जी। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये एक प्रतिपक्ष के नेता का नैतिक साहस था जी। कि जनता, वो अगर ऐसा करेगा तो वो जनता उसके साथ खड़ी होगी। वो थप्पड़ चौधरी देवीलाल ने नहीं मारा था, जी। वो उस जनता का जो एक नैतिक साहस उनके साथ जुटा था, ये उसने मारा था। और जीडी तपासे ने उस पर कोई बहुत, या कांग्रेस ने उस समय सत्ता में रहते हुए कोई प्रतिक्रिया जाहिर की हो ऐसी बहुत ज्यादा कि देवीलाल ने बहुत गुंडागर्दी कर दी या ऐसा कर दिया, वैसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली चौधरी देवीलाल को शपथ दिलवानी पड़ी और वो हालात बदले। क्या आज संभव है? तो हमारी गिरावट की स्थिति कहां आ गई है और वो नैतिक बल क्यों नहीं है? जो आप गिरावट की बात कह रहे हैं सर, वो मीडिया से लेके राजनीति से लेके जनता तक वो सब में आई है जो, तो उसमें वो व्यक्तित्व की मजबूती भी किसी भी नेता की आज नहीं रही। और आप कह रहे हैं कि सरकार बदल जाती है, लेकिन लबुलवाब ये कि जो जमीन पे आदमी है उसका जीवन नहीं बदलता, सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है, मोटा मोटी उसका जीवन वैसा ही रहता है। तो क्या उसकी रुचि लोकतंत्र में कम हो जाती है फिर कि कोई नहीं, उसका आप ये देखिए कि बात लोकतंत्र में रुचि की या वो नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारियां से हम भागे जी। क्योंकि मैंने जो कहा ना कि सब जगह गिरावट, तो गिरावट में वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप देखो इंस्टीट्यूट देखिए, भाई वकील है, जज है, पत्रकार है, इंजीनियर है, या मतलब कोई प्रोफेशन ले लो आप, ठीक है। तो ये इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन ये बात है कि सारे एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ के आए हैं जी। तो जो सिक्का ढालने वाली जो हमारी जगह है जी, जिसने ये सिक्का ढाला, जिसने ये जन्म दिया, इसका मतलब है कि वो टकसाल ही मिलावटी सिक्का ढाल रही है, जाली नोट पे छाप रही है जी। वो तो आज जाली नागरिक है, नागरिक भी जाली है। नेता को बेचारे को क्या कहोगे आप देखिए कि जो IITN बन रहा है, भाई चलिए मैं आज किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगाऊं कि फला व्यक्ति चोर है या वो भ्रष्ट है, वो ये है, मुझे बताइए कि यहाँ के आम नागरिक का जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी है और जो अपने बेटे को IITN बनाना चाह रहा है, डॉक्टर बनाना चाह रहा है, या कहीं भी बनाना चाह रहा है, वो पहले कोचिंग में भेजते हैं। फिर हम कोचिंग में जब भेजते हैं तो कोचिंग में स्कूल में नहीं पढ़ता, वो कहाँ पढ़ता है? वो पढ़ता है आपके एक डमी स्कूल में, मतलब डमी स्कूल में वो पढ़ा नहीं, वहां से उसकी फर्जी हाजिरी बन रही है। तो हमारी शिक्षा का, आम नागरिक का जो बुनियाद है वही फर्जी है। तो जो जिसके जीवन में काम ही इस तरह का है, मुझे बताइए वो किस नैतिक बल से उठेगा? आप ये देखिए कि पुराने समय में जो लोग थे वो खरे लोग थे, किसी ने बेईमानी की नहीं थी। जब बेईमानी की नहीं थी तो वो गला पकड़ लेता था, उसमें एक नैतिक बल था कि तुमने ऐसा कैसे किया। लेकिन जब हम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, जब हमारे नैतिक मानदंड गिर जाते हैं, तो ये होता है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे जो शीर्ष राजनेता हैं उन्होंने वो सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। जब वो जब मर्यादाएं छोड़ेंगे, वो जब ऐसा करेंगे तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? तो ये एक इंटर डिपेंडेंट बात है कि ऊपर से भी खराब है हो रहा है, नीचे से भी खराब हो रहा है, और विपक्ष जो है वो अपने अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और एक जो ट्रेंड चला भी राजनीति में कि फ्री बीज दे दिए जाएं, 10-15 हज़ार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएं, उससे चुनाव जीत लिया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक बहुत छोटा सवाल है, फ्री बीज जिसको कहा जा रहा है। आप ये देखिए कि फ्री बीज में ये है कि जब कांग्रेस अगर फ्री बीज देती है तो बीजेपी उसको फ्री बीज कहती है, कांग्रेस उसको मदद कहती है। और जब बीजेपी ऐसा करती है तो कांग्रेस उस पर सवाल उठाती है और बीजेपी उसको फ्री बीज नहीं कहती। तो ये इतना बड़ा मतलब राजनेताओं का मतलब मुझे तो हंसी आती है कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत ये दे रहे थे चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसको मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो ऐसे कर रहे हैं, सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। और उनके जो पिछलग्गू हमारे नागरिक मित्र लोग हैं या जो भक्त लोग हैं वो कह रहे थे देखो ये कैसे हो सकता है, हमारे टैक्स की मनी है। जब वो असम में या असम में या जो जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ होता है तो क्या वो नहीं होता? तो आप ये देखिए कि मैं टीएमसी की कोई वो सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, या ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएमसी कोई दूध की धुली हुई थी और वो हुआ। लेकिन वहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरह का अपना व्यक्तिगत एक जिस तरह की सादगी, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का हुआ, और जिस तरह से अकेले एक महिला ने वो चुनाव लड़ा और इतने सारी एक जनबल उसके सामने, बड़ा सत्ता का बल उसके सामने खड़ा था,
उस समय मुझे उसका हार जाना कोई हार जाना नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई भी हार जाएगा। तो ये जो चुनाव है, इस तरह का चुनाव है जिसने मुझे लगता है कि हम सबको एक जगह बैठ के ये सवाल दिया है कि सभी लोग अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसी अकेली पार्टी के भरोसे का बूते का सवाल नहीं है। अगर किसी एक पार्टी को एक तरह के लोग कोसते रहेंगे, दूसरी पार्टी को दूसरे के लोग कोसते रहेंगे, मुझे नहीं लगता इसका हल हो पाएगा। क्योंकि जैसे सन 2000 से लगातार 2004 से लगातार चल रही हैं चीज़ें, तो है उसमें ये है कि एक चीज़ जो 2004 से लेकर के और 9 के बीच में जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से जो यूपीए की गवर्नमेंट चली थी, उसमें जो कुछ काम हुए थे थोड़ा बहुत आम नागरिक के हित में, जो बहुत वंचित लोग हैं थोड़ा बहुत, तो वो मुझे लगता है कि कुछ ठीक काम थे कि जिसमें उनकी आवाज़ थी। लेकिन अब तो वो चीज़ें चली गई हैं और अब तो बड़े बड़ों की चिंता हो रही है। तो ये जो चिंता के सवाल हैं वो जरूरी सवाल हैं और आम नागरिक का चिंता की जानी चाहिए। लेफ्ट की बात की तो 1977 के बाद पहली बार है कि किसी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। जैसा आपने खुद कहा कि लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट अब खत्म हो गया, तो आपको क्या कारण लगता है कि लेफ्ट की एक खत्म होना या पतन या कहीं की गिरावट या उसका एक राजनीतिक अस्तित्व पे नहीं, उसका देखिए क्या होता है कि एक दौर होता है और वो हमेशा वैसे दौर रहे हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जब दुनिया में युवा उभार आता है तो हर जगह के युवाओं को मौका, वो एक उनमें एक स्वाभाविक उत्साह आता है। इसी तरह से जब लगता है कि धर्म की कट्टरता, जब हमारे पिछले 15-20 हज़ार के इतिहास में भी हम देखें, और 10,000 साल का तो इतिहास मोटे तौर पे बताया ही जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है, उसमें भी हम पिछले 2000 साल का अगर इतिहास, 2500 साल का इतिहास देखें तो उसमें जब एक तरह की प्रवृत्तियां उभरी हैं, जब मान लो विदेशी हमले हो रहे तो विदेशी हमले हो रहे हैं कि वहाँ से आके किसी ने कब्जा कर लिया, दूसरे ने वहाँ से कर लिया, तीसरे ने वहाँ से कर लिया, चौथे ने वहाँ से कर लिया, प्रवृत्तियाँ हैं ना ये। तो इसी तरह से जब कम्युनिज्म का उभार था तो हर जगह कम्युनिज्म का उभार था, और जब लोकतंत्र का उभार आया तो लोकतंत्र की लहर चली। इसी तरह से जब कट्टरताएं, अभी धार्मिक कट्टरता का मामला है तो धार्मिक कट्टरता का मामला चल रहा है कि कहीं इस्लामिस्ट सिर उठाते हैं, कहीं हिंदू सर उठा रहे हैं, कहीं इस्लामिक, ये एक तरह से ग्लोबल फिनोमेना है। क्योंकि देखिए ना आप, जैसे रेनेसां था तो वो भी ग्लोबल फिनोमेना था, तो ये एक तरह का ग्लोबल फिनोमेना है। और मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि जो समय के साथ जो इस धरती पर संकट आया है, जो एनवायरनमेंट का संकट है, देखिए जब आप प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, अच्छी नदियाँ होती हैं, आपके प्राकृतिक वातावरण ठीक होता है, जब आपका मौसम ठीक होता है तो आपका मन ठीक होता है। अभी आप ये देखेंगे कि लोगों का मन ठीक नहीं है, लोग मन से बीमार हैं। क्योंकि चाहे आप सड़क पर देखें, चाहे आप कहीं भी देखें, हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी किसी दूसरे को कुचल रहा है। तो जो ये दुनिया में, जो दुनिया पे टेम्परेचर का जो संकट, जलवायु संकट जो बढ़ा है, उस जलवायु संकट सिर्फ मानवता का सबसे बड़ा संकट है। उसने हमारी राष्ट्रीयताओं के सवाल बोने कर दिए। हमारी मतलब सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सांप्रदायिकता से ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा मानव अस्तित्व का सवाल हो गया है। इस दुनिया में जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि 850 करोड़ लोगों की क्षमता है इस धरती की, और मुझे लगता है कि वो करीब करीब पूरी होने वाली है। तो जिस दिन इस धरती की वो क्षमता पूरी हो जाएगी तो कहाँ आपके राष्ट्र टिकेंगे, आप कहाँ, आप, ये नेस्तो नाबूद होने वाली बात है। और उसमें ऐसी नासमझी भरी बातें करना कि जब आपको लगता है कि कोई चीज़ का धागा टूटने वाला है, कोई चीज़ टूट के गिरने वाली है, और आप उसमें एक वेट और रख देंगे तो वो टूट ही जाएगी। ऐसे समय में पॉपुलेशन में ये बातें करना कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, आप ये देखिए कि ये मानवीय विवेक की बात नहीं है। ये जो ये बात करना कि इस धर्म का व्यक्ति ही रहेगा, आप ये देखिए कि समय यहाँ है कि आप देखिए कि भारत को अगर बचना है तो उसको अपने पड़ोसी देशों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि जब भूकंप आएंगे, जब धरती को आपने अपने इतना अंदर तक खोखला कर दिया है,
जब आपने पूरी दुनिया में हर जगह से तो पेट्रोल निकल रहा है, हर जगह से कोयला एनर्जी निकल रही है, ऊपर से आपकी टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, आप वो सवाल ही खत्म हो गए हैं अब। पहले किसी समय सामाजिक असमानता का सवाल उठता था, वो सवाल बंद हो गए हैं, छपना ही बंद हो गया। तो जो मीडिया की भूमिका है, मुझे लगता है कि वो उस पर बहुत पुनर्विचार और संजीदा ढंग से विचार करने की ज़रूरत है। हम उसको सिर्फ गाली दे के नहीं छोड़ सकते। हमें हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो ये खोटे सिक्के ढाल रही है, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ये चाहे हमारी न्यायपालिका है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी जो चुनाव आयोग है, उसका पुनर्गठन करने की ज़रूरत है कि नए सिरे से वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा पुराने समय का जो सुप्रीम कोर्ट था, या पुराने समय में जैसे चुनाव आयोग ने काम किया, वो एक व्यक्ति की वजह से था, लेकिन इसका सिस्टम बेहतर बने, बहुत बेहतर तरीके से हो, जिसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, लोगों को लगे कि चुनाव आयोग एक अलग स्वतंत्र संस्था है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये कोई ठीक बात नहीं है। ये हम उस पर संतोष करना ठीक नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चलो कुछ तो ठीक था। देखो, कुछ ठीक होता है तो वो कुछ खराब ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर उसी बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे तो ये झंझट झटके खाएगा। आप कह रहे हैं कि संस्थाओं का जो क्षरण हुआ है, डिग्रेशन हुआ है, वो तमाम संस्थाओं का ही हुआ है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई और संस्था हो। अब इस पूरे चुनाव को यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें सर, तो राजस्थान के जो नेता थे अलग अलग भूमिकाओं में, सभी पार्टियों से जो राजस्थान के नेता थे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो उनकी भूमिकाओं का इसके चुनाव नतीजों से क्या इम्पैक्ट पड़ा, और राजस्थान की चुनावी राजनीति या परिदृश्य इससे कैसे बदलता है? देखिए, राजस्थान जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खैर ब्रॉडर सेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन किया है, मैं उसको थोड़ा कम पॉलिटिकल रखा है, लेकिन आप अगर पॉलिटिकली जानना चाहते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का समय है। कांग्रेस जिस तरह से खेमेबाजी की शिकार है, उसे देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से अविलंब मतलब ये होता है कि अभी तुरंत, वो जलवायु संकट है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का जलवायु संकट है इस समय राजस्थान में। अगर वो सारे लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, जॉइंटली पूरी पार्टी को, जैसे पुराने समय में पार्टी चलती थी या जैसे अभी बीजेपी चल रही है, उस तरह से उन्होंने न चलाया, और उन्होंने पिछले 1998 से लेकर के अब तक जो उनके वोटों का भारी क्षरण हुआ है, उस पूंजी को वापस लाने की कोशिश नहीं की, और जो पिछली बार उनका वोट गया था 2023 के चुनाव में, उसको वापस वो नहीं लेकर के आए, तो बीजेपी चाहे कितना भी बुरा शासन करे, कांग्रेस सत्ता में आना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जिस तरह से अभी चल रही है, मुझे उसमें मतलब बहुत उस दृष्टि से चिंता होती है कि जो राजस्थान का ट्रेंड था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो इस बार बदल जाएगा अगर वो स्थिति रहती है। अगर वो अपने आप को सुधार लेते हैं और वो तत्काल एकजुट होते हैं, सारे लोग एक साथ बैठते हैं, सिंगल हैंडेडली मतलब कहें, या जॉइंट हैंडेडली एक साथ, मतलब पूरी पार्टी चलती है, वो चाहे उसका कोई भी मॉडल बनाए। आप ये हैरानी की बात देखिए कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति, कि जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने मारवाड़ी वोटों को एकजुट करने के लिए यहाँ के हारे हुए या जीते हुए नेताओं को वहाँ लगा रही है, उस समय कांग्रेस राजस्थान में अपने युवाओं का चुनाव करवा रही है और लोग यहाँ कंपेन कर रहे हैं। अरे भाई, जहाँ आपके युवा, जो सबसे बड़ा आपका बल है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसका आप चुनावी राज्यों में क्यों नहीं उपयोग कर सकते? लेकिन वो क्या है। और दूसरा, जिस तरह से ये एक जो मॉडल है, ये हो सकता है कभी आज के 20 साल 10 साल 15 साल बाद में लागू हो। ये जो इतना अर्ली मॉडल इन्होंने लागू किया है, वो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी पैदा करेगा, और मुझे लगता है कि वो अनावश्यक कश्मकश पैदा करता है। तो जो उनका पुराना या जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इनको सारा युवा भी, मतलब यूथ कांग्रेस भी, एनएसयूआई भी, महिला कांग्रेस भी, सेवा दल भी, और मतलब मेन मुख्य कांग्रेस है। बात की तो सेवा दल का जैसे धीरे धीरे परिदृश्य से गायब हुआ, तो उसके क्या कारण मानते हैं? कि कांग्रेस बार बार कहती है हमारे पास संगठन नहीं है, संगठन की ताकत कमजोर है, मीडिया भी कहती है,
तो सेवा दल को वो उस तरह से क्यों नहीं जोड़ पाए? नहीं, उसके दो कारण थे। देखो क्या होता है कि अभी जो बीजेपी के पास, जैसे बंगाल का उदाहरण लो आप, बंगाल में बीजेपी तो थी नहीं, तो बंगाल के पास कहाँ से आ गई बीजेपी, और वो राज भी कर रही है और वो 207 सीट भी आ गई। तो भारत में एक प्रवृत्ति है कि जो जिस व्यक्ति के पास या जिस संगठन के पास सत्ता आती है, लोग उसके पास चले जाते हैं, वो कमजोर होता है, लोग भागने लगते हैं। तो यहाँ का एक प्रभाव, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की जो प्रवृत्ति है वो सत्ता के साथ, दिल्ली के साथ रहने की प्रवृत्ति है कि वो चाहे गुलाम वंश हो, वो चाहे खिलजी वंश हो, वो चाहे कोई भी वंश हो, वो अंग्रेज आए तो राय बहादुर की डिग्रियां देखो, राय बहादुर की डिग्री कौन, ये जो अलंकरण कौन देता था? हाँ। तो लोगों ने लिए ना, लगाते थे नाम के साथ, ठीक है। और सवाई, ऐसे ऐसे अलंकरण मुगल काल में मिले थे और लोग गर्व से लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। तो दिल्ली जो है वो जब तक कांग्रेस के पास थी, लोग कांग्रेस के साथ थे। जब दिल्ली बीजेपी के साथ चली गई, आरएसएस के साथ चली गई, तो दिल्ली के वो लोग उधर शिफ्ट हो गए। अब उसका बंगाल सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जहां उसका जीरो था वहां आज उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। तो उसके पास कम्युनिस्ट भी गए होंगे, उसके पास टीएमसी के लोग भी गए होंगे, उसके पास कांग्रेस भी गई होगी। तो ये गए हैं तभी तो वो बीजेपी बनी है ना, और वो बाकी कम हुए हैं। तो जो एक सिद्धांतहीनता और जो सत्ता से जो प्रेम का एक हमारे यहाँ वातावरण है कि भाई सत्ता वाले के साथ रहना है, वो तो है ही, और वही सच है। तो इसलिए जो सेवा दल था, तो उसमें जो सेवाभावी लोग थे वो सेवाभावी लोग थे, लेकिन वो थोड़ा शायद सत्ता के कारण भी थे। तो कोई व्यक्ति, देखिए इस मामले में आप चाहे लाख आलोचना करें, कुछ भी करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज भी मानव सेवा का काम करते हैं, ठीक है, वो बने रहते हैं, उन्होंने काम किया। लेकिन आज उन सारे संगठनों का क्षरण हुआ है, सिर्फ वही संगठन ताकत में है। मैं बचपन से देखता रहा हूँ, मुझे क्यों पॉलिटिकल पार्टियों से कभी किसी से मोहब्बत या प्रेम नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी ये वजह थी कि मैं देखता था कि ये नेता चुनाव जीत रहा है तो सारे हमारे यहाँ जितने स्टोरिये थे, जितने लंपट लोग थे, वो सारे उसके साथ होते थे, ठीक है। वो हार जाता था तो जो जीतने वाला है वो उसके साथ होते थे। वो पहले हवा भांपते थे कि कौन जीत रहा है, ठीक है। ऐसा ही राजनीतिक पार्टियों के साथ हैं। तो हर कोई आदमी, आप देखिए अपराधी तत्व जो समाज के होते हैं, वो बहुत बार जो सत्ताधारी पार्टी है उसका झंडा लगा लेंगे और उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगा के और उसके कलर में लगने लग जाएंगे। तो ये एक, मतलब मुझे तो लगता है कि भाई सत्ताधारी पार्टियों को इसका अपना ख्याल रखना चाहिए कि इन लोगों से दूरी बना के रखें। लेकिन ये कुछ समय से जो पहले जो नैतिक बोध था, पुराने राजनेता थे, वो ये करते थे कि भाई ये नहीं चलेगा, गलत आदमी है, उसके साथ नहीं खड़े होते थे। लेकिन आज तो गलत आदमी को संवैधानिक पदों पर भी बिठा देते हैं और उसमें संकोच भी नहीं होता। तो ये जो एक नैतिक गिरावट आई है, ये नैतिक गिरावट कहीं ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो आपराधिक कृत्य होते हैं वो तभी होते हैं जब पहले नैतिक गिरावट आती है। लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का एकमात्र फिनोमिना है कि लेफ्ट के वोट रातों रात राइट विंग की तरफ, मतलब 2014 में 3 सीटें थी बीजेपी की और 2011 तक लेफ्ट राज ही कर रहा था, तो पूरा लेफ्ट राइट विंग की तरफ चला गया रातों रात। ये कैसे संभव हुआ कि पूरी, मतलब एक पूरा आइडियोलॉजिकल पैराडिम शिफ्ट हो गया? नहीं, वो कहाँ जाएगा? मुझे एक बात बताइए, जो धार्मिक रूप से कट्टर आदमी होगा वो कहाँ जाएगा? वो नास्तिक थोड़ी हो जाएगा। देखिए भारत में जो इस्लामिक कट्टरता है या भारत में जो हिंदू कट्टरता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं और भारत के समाजशास्त्र को ध्यान से देखते हैं, तो भारत में जो लोग पहले अपने घर में, वो चाहे कम्युनिस्ट भी हो गए, अपने घर में जो लोग राम और कृष्ण की मूर्ति लगा के रखते थे, वो अगर कम्युनिस्ट हो गए तो उन्होंने मार्क्स और लेनिन का मूर्ति या एंगल्स की मूर्ति लगा ली। तो वो जो पुरानी एक कहावत है कि जैमिनी का एक न्याय सिद्धांत है, उसमें वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण श्रमण न्याय, कि ब्राह्मण जो होता है वो अगर श्रमण भी हो जाए, बौद्ध भिक्षु भी हो जाए, तो वो अपना तौर तरीका किए बिना नहीं मानता, ठीक है, वो अपनी संस्कृति लागू करता है। तो अगर एक कट्टर आदमी है, वो अगर जो इस्लामिक रूप से कट्टर है, जो बुर्का पहनाता है अपने घर में बच्चियों को, वो अगर हिंदू होगा तो वो घूंघट को बढ़िया बताएगा, ठीक है, लेकिन खुद वो उस तरह से रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये फिनोमिना, जो प्रवृत्तियां हैं, जब एक अल्टीमेट, एक एक्सट्रीम है, वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, या वो जो बीच के मिडल पाथ है, जब किसी का भी हो,
वो नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जब लोगों को निराशा का एक वातावरण होता है तो उसमें टूटन होती है, लोग चले जाते हैं कि चलो क्या करो, लोग गुंडे के साथ। आप ये देखिए ना कि भारत में जो आपराधिक तत्व थे उन्होंने चुनाव जीते हैं, कैसे जीत लिए? कोई जनता का सपोर्ट मिला तभी जीता ना। कि जब हत्यारे चुनाव जीत रहे हैं, जेल में बैठे हुए लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो वहाँ सांप्रदायिक व्यक्ति क्यों नहीं चुनाव जीत सकता? वहाँ एक वायलेंस करने वाला क्यों नहीं चुनाव जीत सकता? तो लोगों की एक अपनी प्रवृत्ति है, वो जो देखा देखी करते हैं, नॉर्मल हो चुका है, वो न्यू नॉर्मल हो चुका है। और वो धीरे धीरे हुआ है, वो धीरे धीरे न्यू नॉर्मल होना कोई अचानक नहीं हुआ है, उसकी एक प्रोसेस चली है और उस प्रोसेस के जरिए हुआ है। हम अगर लोहिया को पढ़ें, हम अगर आचार्य नरेंद्र देव को पढ़ें, हम अगर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ें, हम अगर जयप्रकाश नारायण को पढ़ें, हम अगर उसके बाद के जो किशन पटनायक हैं उनको पढ़ें, या कांग्रेस के बीजेपी के भी लोगों को पढ़ें और उनको अगर देखें जो उन्होंने संसद में बोला है या संसद के बाहर कहीं बोला है, तो हमें एक प्रोसेस गिरावट की दिखाई देगी, साफ तौर पे दिखाई देगी। लेकिन वो लोग अपने न्यायशील नहीं है। वो भाई जो बीजेपी वाला है वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखता है, जो कांग्रेस की तरफ वो कांग्रेस का झुकाव रखता है, जो समाजवादी है वो समाजवाद की तरफ झुकाव रखता है, जो लेफ्ट का है वो लेफ्ट की तरफ झुकाव रखता है। तो वो झुकाव में जब आप होते हैं तो आपको लगता है कि ये सब तो खराब कर रहे हैं। असल में प्रक्रिया ये है कि भारत में गिरावट, पहले जैसे ही आज़ादी हमने हासिल की, उस आज़ादी के तत्काल बाद जो थोड़ी सी गिरावट आई, तब लोगों ने कहा कि ठीक कर लो, तब नहीं किया। फिर थोड़ी और गिरावट आई, फिर थोड़ी और गिरावट आई, तो हम गिरते ही चले गए। हम तो ऐसे लग रहा है कि भारत कोई थोड़े से टाइम ही समतल भूमि पर रहा है, वो ऐसे लगता है कि एक फिसल पट्टी पर, गिरावट वाली फिसल पट्टी पर रहे हैं। जो सेंटर टू लेफ्ट की राजनीति थी उसका स्पेस धीरे धीरे बहुत सिमट गया। जैसे आपने समाजवादियों की बात की, तो समाजवादियों का भी स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस लगभग खत्म हो गया। उसके क्या कारण रहे सर? नहीं, उसका तो ये हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी, देखिए बहुत सारे काम किए तो कांग्रेस ने, ठीक है, लेकिन उसके कष्ट भी उसे ही उठाने पड़े हैं। वो जो उसके लिबरलाइजेशन की संतानें थी, वो उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ादायी बनी है, क्योंकि उस लिबरलाइजेशन से जो कॉरपोरेट भारत में पैदा हुआ, उसका जो पैसा था वो उसके खिलाफ लग रहा है आज। उससे जो सांप्रदायिकता पनपी, उससे जो जातिवाद पनपा, उससे जो सामाजिक भेदभाव की राजनीति पनपी, सामाजिक न्याय दूर हुआ और सामाजिक अन्याय की राजनीति पनपी, उससे जो गरिमा के हनन की राजनीति पैदा हुई, उससे जो नई टेक्नोलॉजी उसके बाद आई जिसका प्रवेश इन्होंने बिल्कुल आंख मूंद करके दिया, वो उनके लिए एक मुसीबत हो गई। अब लड़े कैसे उससे? क्योंकि आपने वही जो अब तक बंधा हुआ था उसको खोला, और अब वो बड़ी, कांग्रेस के ऊपर अतीत का काफी बैगेज है। नहीं, अतीत का बैगेज भी है, और उसका जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हैं, अतीत का इतना बैगेज नहीं है जितना लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज का है। वरना देखिए 1990 तक, या बल्कि 1990 को मान लीजिए आप, 89 जब वीपी सिंह आए और जब ये सामाजिक न्याय मतलब मंडल मंदिर की राजनीति चली, उससे जो पहले का दौर है, उस दौर में बीजेपी और आरएसएस ने लगातार 1925 से लेकर के और तब तक जोर लगाया, वो नई हिस्सेदारी कर पाई। लेकिन उनकी भूमिका कब बढ़ी कि जब उन्होंने मंडल की राजनीति चली और जब कमंडल आया, तो ये उसके बाद में। लेकिन वो कौन सा दौर था? ये वो दौर था उसके तत्काल बाद में, वो भी संघर्ष का दौर रहा। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई और भारत में जो लिबरल कॉरपोरेट अस्तित्व में आया, एमएनसीज अस्तित्व में आई, उन्होंने जो उनके माध्यम से जो पैसा था उसकी भूमिका राजनीति में बढ़ी, और उस पैसे के कारण आज उन्होंने जो उनको लाने वाले थे उन्हीं को उखाड़ फेंका। तो दिक्कतें कई तरह की हैं, और मुझे लगता है कि इसको कुछ अच्छे बुद्धिजीवियों से चीज़ें समझनी चाहिए। मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। सर, एक आखिरी सवाल की, जो राजस्थान में हमेशा बात होती है कि तीसरा मोर्चा कभी खड़ा नहीं हो पाया शुरू से, इसके क्या कारण रहे? क्योंकि बार बार जैसे विजय ने अपनी पार्टी बनाई, वो जीत गए। राजस्थान में तमाम प्रयास हुए आपके सामने लंबे अरसे तक, लेकिन वो स्पेस क्यों नहीं बन पाता तीसरे मोर्चे का? नहीं, प्रयास कहाँ हुए? जैसे एक समय में जनता दल का यहाँ पे नहीं, देखिए, जब जनता दल का अस्तित्व था तो जनता दल बना था, उसने बाकायदा सीटें जीती थी और बहुत अच्छी सीटें जीती।
इसका मतलब यहाँ स्पेस था और स्पेस आज भी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं राजस्थान में कि जो एक साथ बैठ करके राजस्थान के जो पुराने ज़िले थे या जो आज के 41 ज़िले हैं उनमें एक साथ वो आंदोलन शुरू करें, एक साथ वो कोई बात करें, उसके लिए कोई अपना संगठनात्मक काम करें। देखिए आज बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन बीजेपी कब बनी थी? बीजेपी जो भारतीय जनसंघ बना वो 1900 मतलब 50-52 में बना, तो उसको 50 साल तो एक हो गए, ठीक है। तो उसको 50 साल लगे और उसमें भी उन्होंने धर्म की राजनीति की है, बहुत जो शॉर्टकट मामला है, मतलब जिसमें जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र और धर्म की राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते, दो विपरीत बात है। ये कोई मतलब धर्म एक अलग चीज है और वर्तमान में यही चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने चला लिया, तो चला करके वो आ गए सत्ता के अंदर, लेकिन कितना समय लगा है। तो अब ऐसे में कोई आदमी आज पार्टी बनाए और कल चाहे कि भाई अगले चुनाव में मैं जीत भी जाऊंगा, तो कैसे संभव है ये? उसके लिए लंबा समय लगता है। आप कह रहे हैं कि उतना धैर्य नहीं रखा। नहीं, वो तो धैर्य तो भाई देखिए क्या दो चीजें हैं। एक, पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं लोगों के वैल्यूज के लिए कि हमें ये काम करना है और सत्ता में नहीं जाना, तब पॉलिटिकल पार्टी बनती है। लेकिन ये बीजेपी का भी मकसद था, क्योंकि अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संविधान सभा में भाषण पढ़ेंगे जो दिया उन्होंने, वो तो बीजेपी आरएसएस के व्यक्ति थे, बल्कि आरएसएस का नहीं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। हिंदू महासभा के भी हो रहे नहीं, वो उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन हिंदू महासभा छोड़ने के बाद में जब भारतीय संविधान सभा गठित हुई और उसमें जब चल रहा था, तो उनका अगर वो स्पीच पढ़ें आप, तो ऐसा लगेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं या कोई कांग्रेस का नेता बोल रहा है। वो इतना अच्छा सुंदर स्पीच है, उसमें थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन वो उस स्पीच को देख करके कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये स्पीच जो है किसी सांप्रदायिक व्यक्ति ने, या जैसा बीजेपी आरएसएस के लोग आज बोलते हैं वैसे लोगों ने दिया है। वो बहुत खूबसूरत स्पीच है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डायरी पढ़िए, जो नोट किए उन्होंने अपने समय में लिखी, जो वो बहुत बड़े थिंकर नहीं थे, बड़े गहरे बुद्धिजीवी नहीं थे, लेकिन जो एक सादा किस्म की उनकी राजनीति थी, उसमें जो कुछ लिखा है वो क्या लिखा है और आज बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है, वो सब उसको आपको उल्टा लगेगा। तो क्या है कि पुराना जो समय था, उस समय में उस समय का जो सच था, उस समय में लोग अपने संकल्प के साथ आए थे। अब वो कह रहे थे कि भी हमें परिवर्तन करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है। वो अपने तरीके का सामाजिक परिवर्तन था भी, जिसमें हिंदू की बात हो, ऐसा नहीं हो कि बिना हिंदू के हो। लेकिन वो कोई आज जैसा नहीं था। वो जो हम देख रहे हैं वो हिंदू महासभा का एजेंडा था, वो बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का जो संविधान है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि एकात्म मानवतावाद और गांधीवादी समाजवाद है। तो गांधीवादी समाजवाद का और एकात्म मानवतावाद मतलब हंसी आती है, तो उनका संविधान है, अभी ये बदला नहीं उन्होंने। भैया तो आप बदल लो, लेकिन वो राजनीति तो करते हैं हिंदू महासभा की तरह की, लेकिन संविधान उनका अपना कुछ अलग है। तो ये चीजें तो वो जो राजस्थान वाली बात थी कि जो धीरज नहीं है लोगों में, तो आपको 10-15 साल का तो अनुमान करके चलना चाहिए, ताकि वो हो। इतना धीरज रखेंगे तो चुनावी राजनीति होती है। चुनावी राजनीति तो बहुत बाद का सवाल है, जमीन पे के स्तर पे काम हो, और वो हो नहीं पा रहा। नहीं तो वो कर ही नहीं रहा ना, कोई है ही नहीं। लोग बहुत मुश्किल हो गई हैं चीजें सब करना। एक आप जो कह रहे थे कि जो सादगी थी पहले, और जो राइट भी था वो इतना राइट नहीं था, मतलब वो आज की तुलना में। वो मुझे लगता है कि जो उस समय का राइट था वो आज के लेफ्ट जैसा है। इतना बड़ा चेंज हो चुका। हाँ, इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है। और मतलब लोगों में कोई, दरअसल बात ये नहीं कहना गलत है कि लोगों का दरअसल क्या है कि जो देखिए, जो भीमराव अंबेडकर ने एक बात 1943 में एक स्पीच है उनका, रानाडे, गांधी और जिन्ना, बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। वो भारत की राजनीति के बारे में, पत्रकारिता के बारे में बहुत सारी बातें खोलता है, ऐसी ग्रंथियां खोलता है जो अविश्वसनीय स्तर पर है। तो वो ये कहते हैं कि कई बार जाली मुद्रा असली मुद्रा को अर्थव्यवस्था में ही बाहर नहीं करती, वो राजनीति में भी बाहर कर देती है। तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें ज़्यादातर जाली मुद्रा जो है उसने
जो जो खरी मुद्रा है, जो असली मुद्रा है, उसको बाहर कर दिया है। और ये वो सब जो तकनीकी जो असली विकास और आर्थिक विकास के बीच में हुआ है, जनता की जागरूकता के बीच में नहीं, ही- देखिए विकास की परिभाषा भी बदल दी गई ना कि विकास क्या चीज़ है। आप सुख से रह रहे हैं, आपको किसी रोजगार की ज़रूरत नहीं है, आप बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान के किसी भी दूर गांव में 10 गायें, 50, 100, 1000 बकरियां लेकर के बैठे हैं और आप अपने तरीके से जी रहे हैं, ये विकास है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से रह रहे हैं, आप वहाँ गीत सुन रहे हैं, आपका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन अब आप उनकी गायों की चरने की जगह छीन लेंगे, बकरियों की चरने की जगह छीन लेंगे, आप उनके गोचर नष्ट कर देंगे, आप उनके ओरण नष्ट कर देंगे, और वो कल मारे मारे किसी शहर में जूतियाँ चटकाते घूमेंगे लोग, आप उसको विकास कहेंगे। तो वो विकास की अवधारणा हमारी, मतलब वो बाजार में अपने आधार पे एक विकास की अलग अवधारणा अब आप ये देखिए कि एक साथ तो आप बात करेंगे कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हमारे लिए उससे बड़ा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। मतलब वो भगवान कृष्ण मर्यादा राम को कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा कुछ नहीं है। अब आप देखिए गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाते हैं, लेकिन गोवर्धन का खनन भी आप ही कर रहे हैं। तो वो कहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण के पैर भी पड़े, लेकिन ये सब विपरीत हो रहा है कि जो हम कर रहे हैं, तो वो तो कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे सवाल इसमें हैं। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बंगाल की पॉलिटिक्स हो, तमिलनाडु की हो, केरल की हो, कम्युनिस्टों की अपनी समस्याएं हैं। तो केरल में अगर कम्युनिस्ट गए हैं तो आप ये देखिए कि उनके जाने का मुझे तो ये लगता है कि वो तभी तय हो गया था जब उन्होंने कोरोना में बेहतरीन काम करने वाली वो जो स्वास्थ्य मंत्री थी उनकी, उसको अगली सरकार में हटा दिया। अरे भाई, कोई अच्छा काम करे तो उसको आप लीडरशिप बड़ी देनी चाहिए या हटा देना चाहिए। तो मुझे देखिए क्या भाई, वो उस बात को देखिए आप तथ्यों के आधार पे। तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी आत्मावलोकन नहीं किया और उन्होंने भी उस हकीकत को नहीं वहाँ पे देखा। भी सर क्या कि व्यक्ति पूजा आ गई, जैसे व्यक्ति अब पता नहीं क्या आया है, लेकिन जंग खा गई चीज़ें बहुत सारी। उनके दरवाजे भी अंदर बाहर से सुलग, वो जो क्या कहते हैं, वो दीमक लग गई उनकी। ठीक सर, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।